तो हाँ जी, मई 2025 के स्टूडेंट्स, क्या आपका भी अटेम्प्ट मई 2025 पढ़ने वाला है? सी इंटर लॉ की आरटीपी यहाँ पर आ चुकी है, पर सर इतना टाइम नहीं है कि हम बैठ करके पूरी आरटीपी का इंटेंस एनालिसिस करें। तो आप ये 10 मिनट मेरे साथ लगाइए, पूरे आरटीपी का आपको ओवरव्यू मिल जाएगा, सारे सवाल आपके क्लियर हो जाएंगे। आरटीपी में एक मिस्टेक है वो भी पता चलेगी, एंड दो ऐसे नए सवाल जो पहली बार इंस्टीट्यूट ने आरटीपी में या आपने किसी भी मटेरियल के अंदर बनाए हैं वो भी आपको इस वीडियो के थ्रू पता चलेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर अडू ये आरटीपी डिस्कस करना करते हैं स्टार्ट। तो आरटीपी की अगर बात करें, आरटीपी में सबसे पहले आपकी अमेंडमेंट्स आई। जैसे आपको पहले अमेंडमेंट वीडियो के थ्रू बताया गया था, सिर्फ एक ही गिनती की अमेंडमेंट आई है, एंड वो अमेंडमेंट आपकी आई थी फॉरेन कंपनी के टॉपिक में। फॉरेन कंपनी आज तक अपने जितने भी नॉर्मल फॉर्म फाइल करती थी वो फॉर्म आपका फाइल होता था आरओसी नई दिल्ली के पास, पर आज के बाद फॉरेन कंपनी जो भी अपने इनकॉर्पोरेशन के बाद या जिस समय वो इंडिया में आकर प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टेब्लिश करती है, उस समय जो फॉर्म FC1 वो फाइल करेगी अंडर सेक्शन 380, वो आज के बाद फाइल होगा आरओसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर के पास। ध्यान रखना, बाकी सारे फॉर्म अभी भी आरओसी नई दिल्ली के पास ही फाइल होते हैं, ये वाला फॉर्म आज के बाद फाइल होगा आरओसी सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर। सिर्फ यही एक सिंगल अमेंडमेंट आपकी है जो अमेंडमेंट क्लास के अंदर भी हमने कवर करी। आते फटाफट से यहाँ पर आपके क्वेश्चन पर 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहले केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू पर आते हैं। इसके पहले सवाल की अगर बात करेंगे, ये आपके रजिस्टर ऑफ मेंबर पर बेस्ड है। इस कंपनी ने अपना रजिस्टर ऑफ मेंबर पहले एक बार 12 दिन के लिए क्लोज किया था, अब दोबारा से क्लोज करना चाहती है। तो पूरे साल में आप एग्रीगेट में 45 दिन किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर 30 दिन के लिए बंद कर सकते हो। तो अगर 12 दिन आप ऑलरेडी क्लोज कर चुके हो, 33 दिन आपका रजिस्टर और क्लोज हो तो सकता है, पर किसी भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पर 30 डेज से ज्यादा के लिए नहीं। दैट इज वाई इसका आंसर क्या आ जाएगा? 30 दिन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगले क्वेश्चन ने यहां पर बात करी, कंपनी बोनस इश्यू लाना चाह रही है, इसमें से कौन सा रिजर्व बोनस इश्यू के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? तो आप सीआरआर इस्तेमाल करिए, सिक्योरिटीज प्रीमियम फ्री रिजर्व, पर आप रीवैल्यूएशन रिजर्व इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। सेम क्वेश्चन कितनी बार हमने सॉल्व किया है, ऑप्शन नंबर सी आपका आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहे जी पूरे साल में मिलाकर रजिस्टर ऑफ मेंबर कितने दिन के लिए क्लोज होगा? वंस अगेन ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट, 45 डेज। सेम ही क्वेश्चन घूम फिर कर बार बार आ रहा है, फालतू समय लगाने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहे जी बोनस इश्यू के लिए इसमें से कौन सी कंडीशन वैलिड है? तो आर्टिकल्स में पावर होनी चाहिए। तो हमने क्लास में निमोनी भी बनाया था कि बोनस के लिए पावर चेक करेंगे आर्टिकल में, दैट इज वाई ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला कह रहे भाई यहां पर कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया, शेयर होल्डर डिविडेंड क्लेम करने नहीं आया तो क्या होगा? तो अगर 30 दिन के एंड पर भी शेयर होल्डर क्लेम करने नहीं आता, अगले 7 दिन में आप उसे ट्रांसफर कर देते हो उड़ा अकाउंट में। ये सवाल आ रहा है, बताओ। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितने साल तक प्रिजर्व करके रखेगी? 8 साल। एंड फाइनली पहली केस स्टडी का आपका लास्ट सवाल आता है कि इंटरनल ऑडिटर आप किसे अपॉइंट कर पाएंगे? ध्यान रखना सीए साहब, आपका मोनोपोली राइट नहीं होता इंटरनल ऑडिट में। सीए, सीएस, सीएमए या एनी अदर प्रोफेशनल जो डायरेक्टर को ठीक लगे उसे इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। ये एक सवाल आपका आया। इंडिपेंडेंट एमसीक्यू आए, पहले एमसीक्यू एलएलपी पर बेस्ड आया। क्वेश्चन बस इतना कह रहा है कि यहां पर कंपनी में डेजिग्नेटेड पार्टनर थे, एक डेजिग्नेटेड पार्टनर चला गया, एक अकेला बचा है। अगर कंपनी इस वैकेंसी को प्रॉपर्ली फिल ना करे तो क्या होगा? तो सेक्शन 9 ऑफ द एलएलपी एक्ट में हमने जाना था कि 30 दिन के अंदर अगर आप वैकेंसी फिल करते हैं बहुत बढ़िया, वरना सारे के सारे पार्टनर्स को यहां पर डीपी मान लिया जाएगा। ये एक सवाल यहां पर आता है। अगला सवाल बड़ा आसान है कि आज एक इंसान है, इंडिया आकर के कुछ पैसा कमा करके गया था, या लेट्स सपोज इंडिया से बाहर रहता था, वहां उसने कुछ प्रॉपर्टी एक्वायर करी, इंडिया वापसी आने के बाद वो उस प्रॉपर्टी में डीलिंग करना चाह रहा है, तो जी फ्रीली डीलिंग करिए। सेक्शन 6 यहां पर हमने पढ़ा था कि पीआर आए अगर आज आपके दिन में हो और जिस समय आप पीआर ओ आए थे, कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी या उससे इनहेरिट करा, तो उससे डीलिंग करने के लिए आपको फ्रीली परमिशन होती है। सेक्शन 6 ऑफ फेमा कई बार क्लासेस में डिस्कस आपका हुआ है। अगला जो क्वेश्चन आ रहा है, यहां पर इंस्टीट्यूट से हुई एक छोटी सी मिस्टेक, यही आपकी आरटीपी की एक मिस्टेक है जो हमने डिस्कस करी थी। यहां पर मिस कनिका त्रिपाठी है, वो कल्चरल टूर के लिए बाहर जाना चाह रही हैं, जिसके लिए वो फॉरेक्स डिमांड कर रही है। तो करेक्ट आंसर जो आरटीपी में यहां पर दिया हुआ है क्या कि एलआरएस स्कीम के तहत उनको ये पैसा मिल जाएगा कल्चरल टूर के लिए। हालांकि ये गलत है, बिकॉज हमने जाना था कल्चरल टूर एक ऐसी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन होती है जहां पर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होता है। अब यहां पर ऑप्शन में सीजी का ऑप्शन ही नहीं था, तो यहां पर चाहकर भी सीजी वाला ऑप्शन हम कहीं मार्क नहीं कर सकते। तो मजबूरनवश अगर पेपर में सवाल हो जाए आप भी ये मार्क कर देना, पर क्वेश्चन गलत है, आप समझ गए होंगे। तो ये आपके एमसीक्यूज है, सिंपल से। आते हैं डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पर। 10 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है। पहला जो सवाल है नया इन द सेंस सेक्शन प्रोविजन आपने क्लास में पढ़ा हुआ है, पर पहली बार इंस्टीट्यूट ने सवाल बनाया है, और अब आपके पेपर में आपको उन एरियाज पर भी सवाल देखने को मिलेंगे जो आज तक इंस्टीट्यूट का फोकस एरिया नहीं था। एंड क्वेश्चन बस ये कह रहे हैं, एक अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, डीमैट फॉर्म में शेयर इशू करने के लिए उसकी क्या रिक्वायरमेंट है? तो इस पर हमने सेक्शन 29 पढ़ा था, रेड विद रूल 9A। तो हमने जाना था अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज पर डीमैट आपका आ गया था 2 अक्टूबर 2018 के बाद से, तो वही वाले प्रावधान यहां पर आपको मेंशन करनी है। जस्ट फॉर नॉलेज ध्यान रखना, आज के दिन में प्राइवेट कंपनी पर भी डीमैट मैंडेटरी है। रूल 9B में यह सारी बातें आई थी 28 अक्टूबर 2023 के बाद से। तो ये अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी पर पहली बार एक नया सवाल है, तो एक नया क्वेश्चन आप इसे कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन सिंपल है, सेम आपकी बुक में भी था। कंपनी अपने शेयर की फेस वैल्यू को 100 से घटाकर 10 करना चाह रही है, जिससे उसके नंबर ऑफ शेयर 20 लाख से 2 करोड़ हो जाएंगे। स्ट्रेट अवे आपका स्प्लिट का क्वेश्चन है, सेक्शन 61 का ये सवाल यहां पर आ रहा है।
अगला क्वेश्चन कह रहे हैं जी, डायरेक्टर से एक प्राइवेट कंपनी पैसा रेस करना चाह रही है, तो क्या डिक्लेरेशन आना जरूरी होता है? बिल्कुल। तो डिपॉजिट्स के चैप्टर से आप कब बच पाते हो? जब डायरेक्टर एक डिक्लेरेशन देता है कि जो भी पैसा वो कंपनी को देने वाला है वो पैसा उसने किसी से उधार पर नहीं लिया। अगर ये डिक्लेरेशन नहीं आया तो आप चैप्टर का नॉन कंप्लायंस कर रहे हो। क्वेश्चन का नेक्स्ट लेग भी ये कह रहे हैं, अगर डायरेक्टर ये पैसा किसी से उधार पर लेकर कंपनी को दे तो बिल्कुल नॉन कंप्लायंस है, फिर तो वो डिपॉजिट आपका कहला जाएगा। अगला ये सेकंड क्वेश्चन है जो मैं कहूंगा कंपैरेटिवली एक नया सवाल है, एंड ये वाला टॉपिक भी हम क्लास में डिस्कस करते थे सेक्शन 129 में, वहां पर कंसोलिडेशन डिस्कस करते थे। इसकी एक नोटिंग भी आपको कराई हुई है, अपनी बुक में जाकर के देखिएगा। एंड उसी नोटिंग पर बेस्ड पहली बार इंस्टीट्यूट ने सवाल बना डाला है, और ये कह रहे हैं जी कब एक कंपनी कंसोलिडेशन करने से एग्जम्प्ट होती है। तो यहां पर क्वेश्चन कह रहे हैं जी, एक पार्टली ओन्ड सब्सिडरी है, 90% शेयर हमारे पास है, 10% शेयर किसी और के पास है, कंपनी अभी लिस्टेड भी नहीं है और आज अपनी सब्सिडरी का कंसोलिडेशन नहीं करना चाह रही, क्या कोई रास्ता है? तो आपको एक डायग्राम बनवाया था, एक कंपनी है एच, उसकी सब्सिडरी है S1, उसकी सब्सिडरी है S2। तो लॉ मेकर S1 को S2 का कंसोलिडेशन करने से एग्जम्प्ट कर देता है, पर 3 कंडीशन होती है। सबसे पहली कंडीशन, उसके बाकी मेंबर्स को कोई आपत्ति ना हो और उस चीज के लिए आपने उनसे रिटर्न कंसेंट भी ले रखा हो। दूसरा, S1 होनी चाहिए एक अनलिस्टेड कंपनी, और तीसरा, S2 का कंसोलिडेशन उसकी अल्टीमेट कंपनी ने कर दिया हो। इसी पर बेस्ड पहली बार इंस्टीट्यूट ने सवाल बनाया है। बहुत सालों से हम क्लासेस में पॉइंट पढ़ते हैं, पर फाइनली इंस्टीट्यूट का फोकस यहां पर आ गया। अगला क्वेश्चन सिंपल है एनुअल रिटर्न का, कि ओपीसी की एनुअल रिटर्न, ध्यान रखना MGT 7 में नहीं आती, MGT 7A, एंड उस पर साइन कौन करेगा? नॉर्मली कंपनीज की एनुअल रिटर्न पर 2 लोगों के साइन चाहिए होते हैं, पर ओपीसी में एक इंसान के साइन से काम चल जाएगा। CS नहीं है तो डायरेक्टर से साइन कराएंगे। अगला क्वेश्चन तो पता नहीं इंस्टीट्यूट इतनी ही बार बना चुका है, MCQ क्या सब्जेक्टिव क्या, कि 2 फर्म्स हैं, कॉमन पार्टनर है, एक फर्म का टर्म खत्म हो गया, तो क्या वो कंपनी दूसरी वाली फर्म को अपॉइंट कर पाएगी? बिल्कुल भी नहीं। कूलिंग पीरियड के दौरान आप कॉमन पार्टनर वाली फर्म को अपॉइंट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन आपका LLP का आ रहा है। वंस अगेन स्मॉल LLP, कितने चांद सितारे आपकी किताब में लगवाए होंगे स्मॉल LLP के टॉपिक पर, आपको पता है। तो इस LLP का कैपिटल कंट्रीब्यूशन 25 लाख तक है, टर्नओवर 40 लाख तक है, दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, बिल्कुल स्मॉल LLP है। और बहुत टफ सवाल है, अगर टर्नओवर सर 50 करोड़ हो जाए अगले साल में, मतलब लाख भी नहीं सीधा करोड़ हो जाए, तब क्या स्मॉल रहेगी? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज मैक्सिमम लिमिट कितनी थी? 40 लाख की। बताओ, ये सवाल बना है आपके में 25 के लिए RTP में। अगला सवाल कह रहे जी, इंप्रिजनमेंट का मतलब क्या होगा? तो इंप्रिजनमेंट एज पर GCA दोनों टाइप की इंप्रिजनमेंट कवर्ड होती है, सिंपल भी रिगरस भी। जो सी सजा जज साहब देना चाहें, सिंपल रिगरस उनकी मर्जी है, दे सकते हैं। जनरेलिया स्पेशली, बस नॉन डेरोगेंट आ रहा होगा कुछ कुछ ध्यान, क्लास में एक निमोनिक आपको दिया था, जनरल स्पेशल, जनरल स्पेशल, जनरल वर्सेस स्पेशल में क्लैश आता है तो क्या प्रिवेल करेगा? स्पेशल। तो जनरल या स्पेसिफिक प्रोविजन में अगर क्लैश आ जाए तो स्पेसिफिक प्रोविजन ऐसे केस में प्रिवेल करता है। रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के अंदर ये बात हमने पढ़ी थी, तो इसका एक सवाल यहां पर आया। अगला कह रहे जी, फेमा का सवाल है, आज अपने बेटे को बाहर पढ़ने के लिए भेजना है, 3.5 लाख रुपए चाहिए, मिल जाएंगे जी? बिंदास मिलेंगे। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है और $2.5 लाख तक आपके लिए अवेलेबल है, आप तो बस 3.5 लाख रुपए मांग रहे हो, तो डॉलर में तो लिमिट बहुत ज्यादा होती है। मोरओवर अगर ये $2.5 लाख से ज्यादा भी मांगते तब भी ये पैसा मिल जाता, प्रोवाइडेड बाहर के इंस्टीट्यूट से एस्टिमेट में लाओ। ये एक सवाल यहां पर आता है, एंड आपके RTP का आखिरी सवाल। तो जी, आज मिस्टर अमरीश है, किसी जॉइंट वेंचर, बाहर के जॉइंट वेंचर ने इंडिया में उनको भेजा काम करने के लिए, तो इंडिया में आए तो हैं, आज EBU इंडिया में है, रेजिडेंट बन गए, पर परमानेंटली इंडिया में नहीं रहने वाले, तो ही इज अ रेजिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेजिडेंट। आई होप ध्यान आ रहा होगा। और वो इंडिया के बाहर अपनी सैलरी लेकर जाना चाहते हैं, तो क्या सैलरी लेकर जा सकते हैं? बिंदास लेकर जा सकते हैं। $2.5 लाख से ज्यादा है तब भी लेकर जा सकते हैं, बस ध्यान रखना नेट सैलरी ही लेकर जा पाओगे। नेट सैलरी मतलब सैलरी में से आप PF वगैरह का डिडक्शन और टैक्स का डिडक्शन लेस कर देना, बाकी सारा पैसा आप लेकर जा सकते हो। ये आपका पूरा RTP का एनालिसिस है। सारे क्वेश्चन आपने क्लासेस में करे हुए हैं, A to Z आपको आइडिया लग गया होगा, बस वो कल्चरल इवेंट वाली मिस्टेक थी। एंड ये दोनों प्रोविजन भी आपने पढ़ रखे हैं, सवाल पहली बार इन पर बनाए, तो ये 2 नए सवाल आप अपने के ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर आपका आता है, एंड क्वेश्चन नंबर 14। बस बेटा, ये हमारी तरफ से RTP का एक क्विक एनालिसिस था। आई होप इस लिमिटेड टाइम में आप RTP कर गए होंगे सॉल्व एंड कॉन्फिडेंट रहे होंगे। तो इस टाइप की वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है एंड ये अप्रोच अगर आपको अच्छी लगे, तो आपकी मई 2025 की पहली MTP भी आ चुकी है, उसका एनालिसिस अगर आप चाहते हैं तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तब तक अपनी तैयारी में लगे रहिए। विशिंग यू ऑल द सक्सेस फॉर May 25।